प्रवीण प्रभाकर जयराम महतो को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हमने जिन जिन मुद्दों को खड़ा किया उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन वहां पर कोई संगठन दिखा रहा है। क्या आने वाले दिनों में यह संभावना बनती है कि जयराम महतो मैंने जेल केम और आंसू एक साथ हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी? नहीं, वो संघर्ष का अध्ययन तो ठीक आपने याद दिलाई, फिर आंसू सबका मोह भंग क्यों हुआ था? क्या आपको लगा था कि आंसू अपने मूल मुद्दे से या कोर एजेंडे से भटक गई है? ये आंसू ने क्या कभी भी भाजपा का जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा जो बुरी तरह पिट गया उसके खिलाफ कोई आवाज सुनी गई आंसू से? नहीं, वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां प्रवक्ता के रूप में मैंने झारखंडी जनता के मुद्दों को उठाना जारी रखा। जल जंगल जमीन की बात वहां पर भी मैंने उठाई। आपने उठाई, क्या पार्टी उस मुद्दे के साथ थी? नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आंसू बदल रही है। आंसू अपने पुराने जनाधार की ओर लौटना चाहती। आंसू उस राजनीतिक पकड़ को वापस लाना चाहती है जो कभी उसके पास हुआ करती थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में आंसू का जो प्रदर्शन रहा वह उसकी आशा के अनुरूप नहीं रहा, और इसका एक बड़ा कारण माना जाता है कि जिस तरह जयराम महतो की सियासी एंट्री हुई और उसके बाद महतो समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक टाइगर जयराम महतो के साथ चला गया, और इसकी परिणति यह हुई कि आंसू एक सीट पर सिमट गई। 4 दशक तक झारखंड आंदोलन का चेहरा रहने वाली आंसू एक सीट पर सिमट गई, और एक सुनामी के रूप में सामने आने वाला जयराम महतो भी एक सीट हासिल करने में सफल रहे। इसके साथ ही कम से कम 25 से 30 सीटों पर उन्होंने एक बड़ा उलटफेर किया। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आंसू अपनी जमीन को वापस पाना चाहती है, अपनी राजनीतिक ताकत को वापस पाना चाहती है? दरअसल उसका कारण है कि आंसू ने एक लंबे अंतराल के बाद उसके फाउंडर मेंबर रहे प्रवीण प्रभाकर की वापसी। इस वक्त प्रवीण प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। चलते हैं उन्हीं से रूबरू होते हैं कि आखिर आंसू में ऐसा उन्होंने क्या देख लिया। एक लंबे अंतराल के बाद करीबन 10 वर्षों के बाद वे फिर से आंसू की ओर वापस क्यों आ रहे हैं? क्या आंसू एक बार फिर से अपने उस मुकाम को पाने जा रही है? प्रभाकर जी, आप आंसू के फाउंडर मेंबर रहे। लंबे समय तक आंसू को उसके जो बुनियादी मुद्दे थे, झारखंडी अस्मिता, जल जंगल जमीन के सवाल पर पार्टी के साथ रहे, लेकिन बाद में आपका पार्टी से मोह भंग हुआ या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, आप भाजपा के जुड़ गए। एक बार फिर से आप आंसू के साथ आए हैं, और उस दौर में साथ आए हैं जब आंसू अपने सबसे संकट के दौर से गुजर रही है। आखिर आपको ये उम्मीद क्यों लगती है कि आंसू एक बार फिर से उस मुकाम को वापस पा लेगी जो कभी उसके पास हुआ करती थी? देखिए, कोई भी संगठन 3-4 मूलभूत चीजों पर चलता है। एक तो उसके कार्यकर्ता किस चरित्र के हैं, दूसरा उसकी विचारधारा संगठन की क्या है, और विचारधारा के अनुरूप उसका संघर्ष कैसा है, और संघर्ष के अनुरूप फिर जनता की गोलबंदी। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं, आजसू के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आजसू ने उस दौर में आंदोलन खड़ा किया जब आजसू का मतलब कोई नहीं जानता था। जब 86 में आजसू ने आंदोलन शुरू किया तो लोग समझते नहीं थे कि आजसू क्या है। लोग बड़े पार्टियों, झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्हीं को आंदोलनकारी संगठन मानते थे। और आजसू ने 86 से 89 तक उग्र आंदोलन करके, मुझे याद पड़ता है कि उसी दौर था जब पहली बार केंद्र सरकार ने झारखंड के मुद्दे पर आंसू से बात। आजसू से नहीं, पूरे झारखंड आंदोलन की पहली वार्ता आंसू क्या, यही मैं कहना चाह रहा हूं। पहले झारखंड पार्टी ने भी आंदोलन किया, और जेबीएम ने भी किया, आंदोलन सबने किया। मैं किसी से इनकार नहीं करता हूँ, योगदान सबका रहा। लेकिन आजसू का जो ऐतिहासिक भूमिका इस रूप में रही है कि छात्र युवाओं को गोलबंद करके, और सबसे बड़ी बात है कि छात्र युवाओं को गोलबंद करके
3 वर्ष के अंदर सरकार को, केंद्र सरकार को टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि उसके बाद केंद्र सरकार ने पहली बार झारखंड को समस्या माना। उन्होंने कहा कि झारखंड समस्या जमीन से जुड़ी समस्या है, ग्रास रूट की समस्या है, वास्तविक है, रियल प्रॉब्लम है, और इसको हल करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए और समाधान के लिए उन्होंने कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाई, झारखंड विशेष समिति, जिसने पूरे झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल और तत्कालीन मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी घूम घूम कर जनता से बात की, सभी स्टेक होल्डर्स से बात की और अपनी रिपोर्ट दी, जो संसद के पटल पर रखी गई। ये रिपोर्ट सिर्फ केंद्र सरकार के अलमारी में नहीं, संसद के पटल पर रखी गई, और इस रिपोर्ट के आधार पर आज झारखंड राज्य बना है। ये आजसू का संघर्ष का देन है। नहीं, वो संघर्ष का देन तो ठीक आपने याद दिलाई, फिर आजसू साहब का मोह भंग क्यों हुआ था? समय काल स्थिति परिस्थिति में कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई दौर ऐसे आते हैं जब आदमी अपने एक चिंतन के आधार पर कोई नहीं, क्या आपको लगा था कि आजसू अपने मूल मुद्दे से या कोर एजेंडे से भटक गई है? नहीं, उस समय की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों के आधार पर एक ढंग से निर्णय हुआ हमारा। उन निर्णय को मैं एक ढंग से जीवन का एक ऐसा अध्याय मानता हूं जहां जाकर मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं कि आपने बिल्कुल यू टर्न लिया था? यू टर्न इसलिए कि आजसू बात करती है झारखंडी अस्मिता की, झारखंडी पहचान की, उसकी लड़ाई आदिवासियों मूलवासियों की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है, और आप एक यू टर्न लेते हैं, चल जाते हैं केसरिया। नहीं, वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां प्रवक्ता के रूप में मैंने झारखंडी जनता के मुद्दों को उठाना जारी रखा। जल जंगल जमीन की बात वहां पर भी मैंने उठाई। नहीं, आपने उठाई, क्या पार्टी उस मुद्दे के साथ थी? झारखंड आंदोलन कारियों के मुद्दे की बात उठाई, और एनडीए के अंदर पहले से इन मुद्दों को हम उठाते चले आ रहे थे, और एनडीए के अंदर जब सरकार बनी थी तो आजसू ने इन मुद्दों को सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराने में भूमिका निभाई थी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दे एनडीए के अंदर नहीं थे, पहली बार मैंने रखा, ऐसी नहीं है। जब से आजसू एनडीए में गया 99 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने झारखंड आंदोलन के मुद्दों को सरकार के एजेंडे में शामिल किया, चाहे आंदोलनकारियों का मुद्दा हो, शहीदों को गाँव को का मुद्दा हो, झारखंड की अस्मिता का मुद्दा हो, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का मामला हो, झारखंड की पहचान का मामला हो, सारे मुद्दों को लेकर हम एनडीए के अंदर उसके कई चीजें इम्प्लीमेंट भी हुए, कई चीजें सामने आई और कई चीजों पर बात आगे बढ़ी। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार मैंने उठाया, पहले से आज इस मुद्दों को लेकर एनडीए में काम करते। लेकिन फिर तो सवाल वही ना है कि पिछले 5 वर्षों से, मैं समझता हूँ 2019 में आपने भाजपा के साथ अपने को अलग किया था, और उसके बाद आज है 2025, और करीबन बीच का 5 वर्ष आपने पॉलिटिकली रूप से साइलेंट रहे हैं। नहीं, मैं झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा हम लोगों ने एक बनाया था काफी पहले, उसके मंच पर मैं पूरे झारखंड राज्य में घूम घूम कर लोहरदगा, गुमला, सिल्ली, मांडर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, हजारीबाग, तमाम जिलों में घूमकर झारखंड आंदोलनकारियों को मैं संगठित कर रहा था। और मुझे लगा कि ये मुद्दा अभी ज्यादा आवश्यक है कि कैसे हम आंदोलनकारियों को एकजुट करेंगे, और उसको लेकर फिर हमने सरकार, पहले भी हम दबाव बनाया था रघुवर दास की सरकार में, पेंशन ताम्रपत्र सबका शुरू हुआ था। मुंडा जी के समय, अर्जुन मुंडा जी के समय में आंदोलनकारी आयोग का गठन हुआ, और फिर हेमंत सोरेन जी के समय में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो पेंशन राशि कुछ बढ़ी, आंदोलनकारियों के परिजनों को क्षैतिज आरक्षण की बात हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहे, और ये काल में हमने इसका सदुपयोग किया कि जो आंदोलनकारी हैं, जो इस राज्य के नींव हैं, जिनके कुर्बानी पर, जिनके त्याग तपस्या पर ये राज्य खड़ा हुआ है, उनको अगर इग्नोर करेंगे तो ये राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता है। और राज्य को मजबूत करना है तो आंदोलनकारियों को सबसे पहले उनका सम्मान और पहचान देना होगा। मैं अभी लगा हुआ हूँ
कि आंदोलनकारियों का और शहीदों का, जो झारखंड आंदोलन के शहीद आंदोलनकारी हैं, उनकी स्मृति का एक पार्क बने, है ना, जहाँ पर लोग आए और ये चीज को देखें और समझे कि झारखंड आंदोलन किन ढंग से संघर्ष करके और शहादत के आधार पर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है। ये एक साधारण राज्य नहीं है, सामान्य राज्य नहीं है, ये कुर्बानी पर बना हुआ राज्य है, ये बलिदान पर बना हुआ राज्य है, त्याग तपस्या संघर्ष का राज्य है। और इस राज्य को उन मुद्दों से जोड़कर हम आगे लेकर जा सकते हैं। जैसा जो बातें आप कह रहे हैं, इसी आकलन पर कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि आसू की जो यह दुर्गति है वह इसलिए है कि ये जो कोर एजेंडा है उसका, उससे हट करके वह भाजपा के साथ अपने को समाहित कर लिया पूर्ण रूप से वैचारिकी के तौर पर। वह था बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, अल्पसंख्यकों के प्रति एक बहुत उग्र आक्रामक जो प्रचार होता है, इन सारे चीजों में वह चाहे तो मौन रही या फिर अपने कोर एजेंडे को सामने नहीं रख सकी, जिसका नतीजा हुआ कि आजसू नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आजसू हमेशा अपने एजेंडे के प्रति सजग रही और एजेंडे के प्रति सजग रहकर, देखिए 1999 से लेकर 2025 तक जितने भी चुनाव हुए, 6-7 चुनाव हुए होंगे, मात्र 2 चुनाव में प्री पोल अलायंस था भाजपा राजसू का, बाकी सब आजसू ने स्वतंत्र रूप से लड़ा। लेकिन क्या है कि समय के साथ साथ और परिस्थितियों के साथ साथ जनता को जागरूक और गोलबंद करने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी जो लोक लुभावन की राजनीति चल रही है, जो तात्कालिक मुद्दों के आधार पर राज्य की दिशा तय की जा रही है, वो आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि राज्य के लिए एक सही स्थिति नहीं होगी। जनता के ग्रास रूट जमीनी मुद्दों को, अभी आपने देखा होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो हमारे सांसद हैं गिरिडीह के, उन्होंने कोयलांचल के इलाके में जो रैयतों के हक का मामला है, अधिकार का मामला है, उस मामले को लेकर उन्होंने वहां पर आवाज उठाई है और टकराव हुआ है, और कोल इंडिया के चेयरमैन तक से उन्होंने रैयतों का फिर त्रिस्तरीय वार्ता कराई और समाधान की दिशा में लगातार तो फिर सवाल वही है ना कि ये चीजें आप कर रहे हैं जब चुनाव में पराजय मिली है तब। यदि पहले किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। नहीं, हमेशा आजसू, देखिए नहीं, एक चीज बताइए, आजसू ने क्या कभी भी भाजपा का जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा जो बुरी तरह पिट गया, उसके खिलाफ कोई आवाज सुनी गई आजसू से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा राज्य सरकार से मिल रही रिपोर्टों के आधार पर उठाया था, है ना। वो मेरे ख्याल से जब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बोलते हैं, कोई बोलते हैं तो कुछ तथ्य होते हैं उसमें, है ना। अब वो मुद्दा कितना पॉलिटिकल बना नहीं बना, वो पॉलिटिकल मुद्दा के यार में सही बात क्या है नहीं, वो अलग सवाल है ना। लेकिन मेरा कहना हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, आज सुन जो जिन मुद्दों को लेकर आज देखिए, जब गठबंधन में कई दल रहते हैं तो अपना एजेंडा होता है, लेकिन एक फिर साथ लड़ते हैं तो कोर एजेंडा होता है। तो वो हमारा जो कोर एजेंडा है उस पर लगातार संघर्ष रहते रहे हम, और लगातार इस चीज के लिए हमारे कार्यकर्ता आंदोलन भी करते रहे। हमने विशेष राज्य के लिए संघर्ष शुरू किया, हमने उसके लिए मानव श्रृंखला बनाई, हमने यहाँ पर जो झारखंडी जनता के जो विकास का सवाल है, हक का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, उस पर लगातार चिन्हित करते रहे, रोड मैप बनाते रहे। क्योंकि हमारी संख्या कम थी, लेकिन हमको अगर हम कहीं पर ताकत में रहेंगे तब तो जनता को कहीं दे सकते हैं। संघर्ष और सत्ता, है ना, ये आते जाते रहते, लेकिन संघर्ष कंटिन्यू रहता, सत्ता आती जाती रहती है। लेकिन संघर्ष का जो रास्ता है, हमने उस समय दिया था विशेष राज्य के वास्ते संघर्ष के रास्ते, हमने नारा दिया था। परवीन प्रभाकर की एंट्री आजसू में उस दौर में हो रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आजसू अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। तो क्या परवीन प्रभाकर के पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है, ऐसी कोई रणनीति है कि आजसू अब एक नए कलेवर में सामने आने जा रही है? नहीं, परवीन प्रभाकर के अकेले बस की बात नहीं है। आजसू कमजोर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये एक काल्पनिक परिदृश्य जो खड़ा किया जा रहा है। आजसू को 10 सीटें मिली, 7 में सेकंड है, जमानत कहीं जब्त नहीं हुई। आजसू के एक सांसद है, एक विधायक है, एक कार्यकर्ता राजनीतिक परिस्थिति में भाजपा में गए, भाजपा
तो टिकट पर आए। तो ये अगर 10 सीट मिला इसको और 10 पे 5 पे जमानत जब्त हो जाती, तब आप कहते हैं हम तो सेकंड का मतलब 2-4-5 हजार का अंतर होता है। तो आंसू क्या सेकंड पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ रही है? पार्टी बनने के लिए नहीं है, ये परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति में। ये तो आप मानते हैं ना कि राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत हैं? नहीं, विपरीत नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियां, मैं यही तो बता रहा हूँ कि एक समय भाजपा भी 2 सीट पर चली गई थी, कांग्रेस भी विपक्ष के नेता के लायक उसको सीटें नहीं आई थी। तो राजनीतिक दल अपने अंदर फिर मंथन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजिक और सुधारने की जरूरत है। तो अभी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने 27 तारीख को पार्टी की केंद्रीय सभा की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी की केंद्रीय समिति और 16 विंग है, उन सब की केंद्रीय समिति जो है वो सब वहां पर बैठेंगे धनबाद के पुटकी में। और 27 तारीख को व्यापक मंथन होगा, क्योंकि पार्टी कोई एक व्यक्ति के सोचने से नहीं है ना। हमारे कैप्टन है सुदेश कुमार महतो जी, हमारे सांसद है चंद्रलाल चौधरी, हमारे विधायक अभी आए हैं निर्मल महतो जी, पूर्व विधायकों की एक टीम है हमारे यहाँ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टीम है, पार्टी के जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के विभिन्न विंग के लोग हैं, सबका विचार लेकर, सबके विचार के आधार पर संगठन चलता है। हमारे यहाँ वो नहीं है। वो सुदेश महतो जी बहुत व्यापक विचार विमर्श करते हैं सबके साथ, उसके बाद चीजों को आगे लेकर जाते हैं, जिसके लिए अब 27 तारीख को केंद्रीय सभा के बाद कई चीजें आएंगी, क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली केंद्रीय सभा की बैठक है, कई चीजें आएंगी। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उस दिन क्या चर्चा होती है। लास्ट सवाल, परवीन प्रभाकर जयराम महतो को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनाव में आपके सामने अगर 15 दल हैं, आप 16 दल लड़ रहे हैं और 15 कैंडिडेट हैं आपके सामने, तो 15 के 15 कैंडिडेट आपके लिए चुनौती होते हैं। चाहे वो 2000 वोट काटे, चाहे 1000 वोट काटे, कभी कभी क्या होता है, आपके कोर वोट बैंक में संधवारी हुई है। आजसू को आप बहुत छोटे ये में सांचे में ढाल रहे हैं। आजसू झारखंड आंदोलन के संघर्ष की उपज है। आजसू के अध्यक्ष आदिवासी भी रहे हैं, ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप समाज की बात कर रहे हैं, है ना। और आजसू पूरे समग्र झारखंडी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सुदेश महतो की अपील अगर पाकुड़ में है, अगर सिल्ली में है तो लोहरदगा में भी है, लोहरदगा में है तो पाकुड़ में भी है, पाकुड़ में है तो चाईबासा में भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जब 6 विधायक थे तो 6 में 2 आदिवासी विधायक थे, कमल किशोर भगत, विकास मुंडा, 2 SC विधायक थे, दलित विधायक थे, रामचंद्र सही सर, उमाकांत रजक, और 2 सुरेश महतो और चमकाश चौधरी। तो अब तो देखिए आजसू का विस्तार देखिए, व्यापकता देखिए, आप आजसू का आंदोलन का बैकग्राउंड देखिए। हमने जिन जिन मुद्दों को खड़ा किया उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन वहां पर कोई संगठन दिखा रहा है। जो व्यापकता आजसू की है, और आजसू ने संघर्ष के साथ समझौता नहीं किया, राजनीतिक हितों से भले समझौता किया। 1989 में हमने अपने विधायक सूरज सिंह बेसरा को रिजाइन कराने का काम किया। हमने नो झारखंड नो इलेक्शन की बात की, झारखंड नहीं बनेगा तो चुनाव में हम नहीं जाएंगे। हमने जब आर्थिक नाकेबंदी करते थे तो हमारे ऊपर शूट एट साइट का ऑर्डर होता था। सुदेश महतो को जब बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सिल्ली होकर रांची कोर्ट में पेश करें। वो घुमा के बोकारो कहां से घुमा के रांची कोर्ट में पेश करते थे। ये दहशत थी। सुदेश महतो 8वीं 9वीं क्लास से आजसू से जुड़ गए, अब समय से संघर्ष में रहे। और तुझे बंगाल पुलिस की दहशत की पूरा लाल झंडा लगा के, रेल लगा के, 4 गाड़ी लेकर भी सिल्ली घुस के पार नहीं कर पाते थे। वो घूमकर हम संघर्ष से आए हैं। एक परिस्थिति, हम कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री मटेरियल बन के नहीं आए। हमको तो शूट एट साइट का ऑर्डर होता था। बिहार सरकार झारखंड की जनता का आंदोलनकारी नहीं, हमको उग्रवादी मानती थी, तब तो शूट एट साइट का ऑर्डर होता था हमारे ऊपर। हम बंदी करते थे, हमको अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता था, हमको जंगल मिलों पैदल चलना पड़ता था। न खाने का सामान रहता था, न पैसे रहते थे, न गाड़ी था, न तेल था। किसी गांव में गए वहीं पर बैठ के मांग लिए, वहीं खा लिए। तो ये परिस्थितियों से सुदेश महतो, हम हो, देवशरण भगत हो, कमल किशोर भगत हो, तमाम हसन अंसारी हो, तमाम हमारे जो लीडर्स हैं, उस दौर से हम गुजर कर आए हैं। और वो दौर जब आज उस दौर को लोग भूल रहे हैं कि वो आजसू ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया एक दिन में। आजसू 14 साल झारखंड के लिए संघर्ष किया और बिना राजनीतिक आकांक्षा के संघर्ष किया। 14 साल हमने चुनाव नहीं लड़ा,
14 साल हमने किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। तब जाकर 3 साल में कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बना। कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स ने 3 सुझाव दिए थे झारखंड समस्या के लिए। पहला कि अलग राज्य का गठन हो, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, या ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए। 1995 जब वो फिर से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमने फिर आंदोलन 92, 93, 94 आर्थिक नाकेबंदी, बंदी, लगातार आंदोलन आशु ने किया। तब 95 में जाकर बिहार सरकार झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बनाने के लिए तैयार हुई। जैक के नाम से जानते हैं, वो बना। 2 साल में हमने उसको भी खारिज किया। जैक झुंझुना है, जैक लॉलीपॉप है, ये कुछ लोग को उपकृत कर दिया, लेकिन जनता का भला नहीं हो रहा है, इसको कोई पावर नहीं दिया आपने। हमने उसको खारिज किया। फिर हम आंदोलन पर उतरे। 1998 में लालू यादव ने कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। आजसू ने पूरा झारखंड बंद का 21 सितंबर 1998 को आह्वान किया। हमने सभी दलों से आह्वान किया कि इसमें साथ आए। सब झारखंडी कार्यकर्ता साथ आए। दल नहीं आए, लेकिन सभी दलों के कार्यकर्ता हमारे मंच पर आए। हमने रिक्वेस्ट किया, रिटायर्ड जो थे न्यायमूर्ति, रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलपीएन साहदेव जी से हम लोगों ने घर जाकर अनुरोध किया कि आप आए और हमारे संयोजक में रहे। उनको संयोजक हमने बनाया और बनाकर स्वतः स्फूर्त पूरा झारखंड बंद हुआ था। कहीं एक लोहा, कोयला, खनिज, गाड़ी कहीं नहीं। वो आंदोलन ऐतिहासिक रहा। ये तो अतीत है ना। नहीं, इसके बाद केंद्र सरकार मजबूर हुई। इसके बाद फिर अडवाणी जी 1999 में हम लोगों के साथ वार्ता हुई अडवाणी जी की। हमने कहा कि झारखंड बनाइए और इसका नाम झारखंड रखिए, मनांचल नहीं। अडवाणी जी ने हमारे साथ, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में हम थे, सुदेश महतो जी थे, कमल किशोर भगत थे, हसन अंसारी थे और नेता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजसू हमको साथ आ रही है तो हम अलग राज्य बनाएंगे इसका नाम, और झारखंड नाम से हमारा परहेज नहीं है, हम रखेंगे। और उसके आधार पर अलग राज्य बना। तो अलग राज्य हमने बनाया। अलग राज्य बनने के बाद हमने कहा कि झारखंड का ब्लूप्रिंट, झारखंड का रोड मैप हमने तैयार करना शुरू किया। हमने कहा कि अब राज्य बन गया, अब झारखंड के नव निर्माण का संघर्ष हम आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए लगातार हम तो सवाल फिर वही है कि झारखंड के नव निर्माण का जो संघर्ष है, क्योंकि आपने अतीत की चर्चा कर दी, बहुत सुनहरा अतीत है। सुनहरा नहीं, बहुत कष्टप्रद, यातनापूर्ण अतीत है। उपलब्धियां भी, आप संघर्षपूर्ण अतीत है। आपके हिस्से बड़ी उपलब्धियां रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जो झारखंडी जनता का संघर्ष का काल था, वो पर आपके सामने अब चुनौतियां खड़ी है। इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि क्या वाकई जयराम महतो कब चुनौती नहीं मानते हैं? मैं देखिए, फिर आप व्यक्ति पर जा रहे हैं। व्यक्ति, संगठन, विचार के आधार पर मैंने कहा चलते हैं। अगर कोई जनता के हित के लिए संघर्ष करेगा, कोई भी हो, और जनता उसके संघर्ष को मान्यता देगी, तो जनता उसको सर आंखों पर बैठाएगी। जनता जिस दिन छला हुआ महसूस करेगी, जनता को लगेगा या जनता कहीं दिग्भ्रमित होगी, तो जनता फिर लोक लुभावन चीज में कहीं चली गई। तो अभी वक्त है जनता को जागरूक करने का। और सिर्फ एक बेल्ट की बात नहीं है, पूरे झारखंड। हमको पाकुड़ भी देखना है, साहिबगंज भी देखना है, चाईबासा भी देखना है, सिमडेगा भी देखना है, हमको गुमला भी देखना है, पलामू भी देखना है, गढ़वा। और सिर्फ किसी आदिवासी का संघर्ष या किसी पूर्वी समाज का संघर्ष, किसी यादव, किसी एक समाज के संघर्ष की बात नहीं है। आज उन्हें समग्र झारखंडी जनता को एकजुट कर समस्त झारखंड आदिवासी, मूलवासी सबके लिए हित की बात की है। मौजूदा हालत यह है कि आप भी विपक्ष में है, जयराम महतो भी विपक्ष में है, भाजपा भी विपक्ष में है। जयराम महतो जिस एक बड़े दावे कर रहे हैं क्रांति का, झारखंड के जो पहचान है, उसकी अस्मिता, उसकी लड़ाई का, युवाओं के संघर्ष का, बेरोजगारी का, विपक्ष में तो भी है ना। तो क्या जयराम महतो जिन असूलों को लेकर चल रहे हैं, जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में संभावना बनती है कि जयराम महतो मैंने जेल केम और आजसू एक साथ हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी? नहीं, देखिए, आजसू अपने एजेंडे के पर आगे बढ़ रही है ना। और कब किसके साथ जाना है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। जब राजनीतिक परिस्थिति आती है तो तय करता है कि किसके साथ गठबंधन में जाना है, किसके साथ संघर्ष में जाना है। और आजसू अपने दम पर संघर्ष खड़ा करने में सक्षम है। तो यह थे हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी, जिनका मानना है कि आजसू का अतीत संघर्ष का अतीत रहा है।
शहादत का आदित्य रहा है। उसने झारखंड की लड़ाई लड़ी है और झारखंड उसके संघर्षों का परिणाम है। यह ठीक है कि पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, पर पार्टी के पास एक मजबूत आधार, मजबूत सामाजिक आधार भी है और आने वाले दिनों में आजसू एक बार फिर से एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ सामने आएगी।